हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद ताहिर। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, यानी कि जिसमें बचने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। 100% मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि 100% जो है वो मृत्यु है। ये बीमारी है रेबीज़। रेबीज़ जो बीमारी है वो ज़्यादातर कुत्तों के काटने से होती है। 96% केसेस में ये कुत्तों के काटने से होती है, लेकिन और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसकी वजह से रेबीज़ हो सकती है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, गिलहरी, बिल्ली। इसके अलावा और भी कुछ जानवर हैं जिनकी वजह से रेबीज़ हो सकती है। केवल दो ऐसी एनिमल स्पीसीज़ हैं जिसमें ये रिपोर्टेड नहीं है, एक तो चूहा और एक बर्ड्स। इनके काटने से रेबीज़ रिपोर्टेड नहीं है, अदरवाइज़ ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से होती है। रेबीज़ इतनी ज़्यादा जानलेवा बीमारी क्यों है? रेबीज़ बेसिकली इसलिए इतनी ज़्यादा जानलेवा बीमारी है क्योंकि अभी तक इसका कोई भी हमारे पास या मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। रेबीज़ बेसिकली एक वायरस से होती है, और वो वायरस जो होता है वो रैबिड एनिमल में होता है। अब ये रैबिड एनिमल क्या होता है? रैबिड एनिमल बेसिकली वो एनिमल होता है जिसको रेबीज़ हो रखी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेट है या अगर कोई डॉग है जो कि स्ट्रीट पर घूम रहा है, उसको अगर रेबीज़ है और उसने काट लिया है तो वो वायरस हमारे शरीर में जो है ट्रांसमिट हो जाता है और उसकी वजह से रेबीज़ नाम की बीमारी होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब रेबीज़ जिस एनिमल को भी है और वो काटता है तो ये वायरस हमारे शरीर में घुस जाता है। लेकिन जब ये वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करता है, ये बहुत ही इसकी एक्टिविटी स्लो होती है। तो 15 दिन से लेकर 6 साल तक जो है ये इनएक्टिवेट पड़ा रह सकता है, और इसके सिम्टम्स इस बीच में जो है कभी भी आ सकते हैं। हालांकि बहुत सालों बाद भी रेबीज़, यानी कि 20-20 साल बाद भी रेबीज़ रिपोर्ट हुई है, लेकिन यूजली जो इसका पीरियड है सिम्टम्स अपीयर होने का वो 15 दिन से 6 साल के बीच में होता है। अगर किसी कुत्ते ने या किसी भी जानवर ने जिसको रेबीज़ है काटा है, उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं कि उस जानवर को रेबीज़ है या नहीं। वो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर वो जानवर मर जाता है रेबीज़ की वजह से, तो फिर उसको रेबीज़ जो है था, और अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं मरता है तो इसका मतलब यह है कि उसको रेबीज़ नहीं था। तो इसलिए हम जानवर को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि जानवर को रेबीज़ है या नहीं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जानवर में अपीयर होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस जानवर को रेबीज़ है या नहीं। जैसे कि जानवर का जो बिहेवियर है वो एकदम चेंज हो जाता है। जानवर जो है वो अचानक से डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। जानवर की बहुत ज़्यादा लार टपकने लगती है। जानवर का जो जाँ तक है वो पैरालिसिस तक हो सकता है। जानवर जो है वो कुछ एबनॉर्मल चीज़ें खाने लगता है। जानवर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, वो काटने लगता है, उसके मसल स्पाज्म होने लगते हैं। जानवर खाना पीना छोड़ सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में जानवरों की पैरालिसिस भी रिपोर्ट की गई है। तो यूजली जानवरों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस जानवर को रेबीज़ के सिम्टम्स या सस्पेक्टेड रेबीज़ है या नहीं, और हम उस पर जो है क्लोज वॉच रखकर ये पता लगा सकते हैं कि जानवर को रेबीज़ हुआ है या नहीं। यूजली रेबीज़ से हर साल इंडिया में करीब करीब 21-22 हज़ार डेथ होती हैं हर साल। ये हमारे इंडिया के हर एक पार्ट में बेसिकली रेबीज़ पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर से कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग हर एरिया में इंडिया के जो है वो रेबीज़ पाई जाती है। रेबीज़ की वैक्सीनेशन के लिए बहुत लंबी लाइनें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं। यूजली 20 से 25 लाख लोग हर साल रेबीज़ की वैक्सीनेशन लेते हैं, और ये सिर्फ जो है रेबीज़ सस्पिशियस डिसीज़ अगर किसी कुत्ते ने काटा है या किसी और जानवर ने काटा है जिसमें लगता है कि रेबीज़ होने के चांसेस हैं, तो ये हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि रेबीज़ के काटने से होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें दो तरह के सिम्टम्स आते हैं। एक पहले सिम्टम्स वो आते हैं जब कुत्ते ने, यानी कि जिसे रेबीज़ है, उसने काटा है, तो उसको अर्ली सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो यूजली क्या होता है कि साइड पे पेन होता है, उसके अलावा हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, बुखार आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो अर्ली सिम्टम्स कहलाते हैं। लेकिन वो सिम्टम्स जो एक्चुअल रेबीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी दिनों बाद हो सकता है आए। जैसे कि मैंने बताया कि 15 दिन से लेकर और 6 साल के बीच में कभी भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं, और वो सिम्टम्स यूजली काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही इंटेंस होते हैं और बहुत ही पेनफुल होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत की प्यास लगती है, लेकिन वो पानी पी नहीं सकता। वो पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि उसकी जो सांस की नली होती है वो चोक हो जाती है, उसके खाने की नली जो होती है वो चोक हो जाती है,
वो उस चोकिंग की वजह से वो पानी पीना चाहता है, लेकिन उस चोकिंग की वजह से उससे उसको पानी से डर भी लगता है। और जब वो बोलने की कोशिश करता है तो चूंकि हमारा जो बोलने वाला सिस्टम है वो भी हमारी सांस की नली में होता है, तो इसलिए क्या होता है कि वो बोलने से उसको एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है, उस स्पाज्म की वजह से वो बोल नहीं पाता, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कुत्ते की तरह बोल रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स यूजुअली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स जैसे कि एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है मरीज का। मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। मरीज मरीज जो है उसको भी सलाइवेशन जो है होने लगता है। उसके अलावा मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो सकता है, और मरीज की जो है वो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही डेडली डिसीज़ है, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स आते हैं, बहुत ही पेनफुल सिम्टम्स आते हैं। और रेबीज़ जो होता है वो उसकी 100% मॉर्टेलिटी है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका केवल बचाव ही है, जो कि हम वैक्सीनेशन की फॉर्म में लेते हैं। अब बेसिकली बचाव के लिए यूजली हम दो तरह की तरीके अपनाते हैं। एक तो होती है हमारी वैक्सीन्स, हम वैक्सीन लेते हैं, और एक होता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि कब वैक्सीन लेनी है और कब इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि कुत्ते ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, जो काटा है, या जो भी उसके साथ हम कांटेक्ट में आए हैं, उस घाव की कैटेगरी क्या है, उस घाव की कैटेगरी क्या है। ये बेसिकली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कुत्ते ने केवल चाटा है, यानी उसने जो है वो काटा नहीं है, या कोई भी एब्रेजन नहीं है, या कोई भी खरोंच नहीं पहुंचाई है, तो सिर्फ उसने चाटा है स्किन पर और कहीं भी कोई स्किन का ब्रीच नहीं हुआ है, तो फिर हमें जो है वो वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर केवल कुत्ते ने चाटा है, कुत्ते ने टच किया है, कुत्ते की लार हमारे कांटेक्ट में आई है, लेकिन कहीं भी कोई एब्रेजन या ब्रीच नहीं है, तो हमें कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ब्रीच हुआ है, यानी एब्रेजन हुआ है, या इस ब्लड नहीं निकला है लेकिन केवल एब्रेजन हुआ है, केवल खरोंच आई है, तब हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। और हमें जो वो 5 डोजेज़ हैं वैक्सीन के, जो कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे किस किस तरीके से लेने हैं 5 डोजेज़, तो वो हमें ज़रूर लगवाने हैं, हमें वैक्सीन लेनी है। और तीसरी कैटेगरी ये होती है कि अगर मान लीजिए स्किन का ब्रीच हुआ है या ब्लड निकला है, यानी कि ब्लड निकला है या फिर स्किन जो है वो उसका ब्रीच हुआ है और स्किन जो है वो कट गई है, या स्किन को जो है वो ब्रीच करके नीचे उसके कुत्ते के दांत चले गए हैं और ब्लीडिंग हो गई और मल्टीपल जगह पर जो है वो उसको काटा है कुत्ते ने, तो फिर हमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, वैक्सीन क्या होती है? एक्चुअली वैक्सीन ये होती है कि जैसे हम किल्ड वायरस, रेबीज के ही किल्ड वायरस को जो है इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में इम्यूनिटी जो होती है वो कुछ दिनों बाद जो एंटीबॉडी है वो बना लेती है, और उसके बाद जब रेबीज का वायरस एक्टिवेट होता है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें जो है रेबीज नहीं होता। और इम्यूनोग्लोबुलिन ये होते हैं कि हम डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडीज को वहां पर इंजेक्ट कर देते हैं, एक लोकली इंजेक्ट करते हैं और फिर एक सिस्टमेटिकली भी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें भी हम इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक बनी बनाई इम्यूनिटी मिल जाती है, तो वो कभी भी अगर हम मान लीजिए रेबीज वायरस एक्टिवेट होता है तो उसके खिलाफ हमें एंटीबॉडी बनी बनाई मिलती हैं और उसे डीएक्टिवेट कर देता है, और इससे हम जो है वो रेबीज से बच सकते हैं। तो ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है उससे ही जब इम्यूनिटी हमें बनवानी होती है तो हम जो है वैक्सीन का यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब हमें जो है एकदम अचानक एट रैंडम हमें जो है अगर इम्यूनिटी चाहिए, हमें जो है वो ये चाहिए कि हम बिल्कुल इम्यूनिटी जो है वो हमारी तैयार रहे कि अगर रेबीज़ वायरस जो है वो एक्टिवेट हो और हम उसे न्यूट्रलाइज कर दें, तो उसके लिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन हम किस कंडीशन में देते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सो बेसिकली रेबीज़ का केवल बचाव है, प्रिवेंशन है, और वो किस तरीके से है वो हम वैक्सीनेशन लगवा के कर सकते हैं, और वो हम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा कर सकते हैं। अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आखिर के लिए रखी है, और इसलिए रखी है क्योंकि उस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये बात है कि जब भी कोई कुत्ता या डॉग हमें काटता है, या कोई भी एनिमल जो हमें काटता है और हमारी ब्लीडिंग हुई है या एब्रेजन हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, हमें सबसे पहला रूल जो वो ये है कि उसे रनिंग टेप वाटर में धोना है, साबुन से 15 मिनट तक एटलीस्ट। हमें 15 मिनट तक एटलीस्ट उसे जो है साबुन से धोना है, और रनिंग वाटर या रनिंग टेप वाटर में जो है वो उसको धोना है। उसको धोने से क्या होता है कि वो वायरस जो है वो उससे जो है शेड हो सकता है, निकल सकता है बाहर, जो है वो उस अंदर जो है वो प्रवेश हो सकता है, ना करे। तो इसलिए हमें उसे सोप वाटर से, या जो वायरस जो है वो किल भी हम कर सकते हैं सोप वाटर के धोने से, और जो है इसके करने से हम जो है वो रेबीज को प्रिवेंट काफ़ी हद तक कर पाते हैं। तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम रनिंग वाटर से, टेप वाटर से, उस जहाँ पर उसने बाइट किया है एनिमल ने, हम उसको बहुत अच्छे से धोएं।
हम उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें एटलीस्ट फॉर 15 मिनट। इसके अलावा हम जो है वो बीटाडिन से भी क्लीन कर सकते हैं, हम उसे जो है वो और किसी दूसरे एंटीसेप्टिक से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी रहती है कि हम उसे सॉप वाटर से अच्छे से 15 मिनट तक रनिंग वाटर से उस घाव को धोते रहें। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये हम जो है वो इस बात का ख्याल रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में एक और, वो ये कि यूजली पहले ये देखा गया है कि कभी कुछ पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो या कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, तो जब कुछ अननोटिस्ड रेबीज के पेशेंट्स यानी किसी को कुत्ते ने काटा था लेकिन अब उसने वैक्सीन नहीं लगाई, लेकिन वायरस तो इनएक्टिवेट हुआ है। अब वो पर्सन जो है वो तैयार हो गया कि मुझे किसी को किडनी देनी है या मुझे जो है वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए देनी है। तो अब जब वो ये देखा गया है कि जब वो अपनी किडनी किसी को देता है तो जिसको उसने किडनी दी है तो उसको जो है रेबीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं या रेबीज हो गई है। कुछ केसेस इस तरह के भी रिपोर्टेड हैं। तो ये बेसिकली किडनी से रिलेटेड रेबीज का पार्ट है जो कि देखने को हमें मिला है कि यानी कि अगर किसी को आज से मान लीजिए 4 साल पहले किसी को कुत्ते ने काटा था लेकिन उसने वैक्सीन नहीं लगवाई और उसके बाद में वो भूल गया कि उसको कुत्ते ने काटा था और उसके बाद में वो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देता है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज ए वो डोनर है, उसके अलावा जो है वो कॉर्निया अपनी जो है वो देता है, तो इससे रेबीज होने के भी चांसेस उस पर्सन में हो जाएंगे जिसको वो अपना ऑर्गन देगा। तो इसलिए इस बात का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हिस्ट्री इसकी प्रॉपर लेनी है कि क्या कभी आपको कुत्ते ने काटा था या नहीं काटा था या आपने वैक्सीन लगवाई थी या नहीं लगाई थी। आई होप रेबीज के बारे में इतनी जानकारी एनफ है। अगर इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।